नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है। वहां 52 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। आपको बता दें, बीजेपी को हरियाणा में लगभग सभी वर्गों के वोट मिले हैं। जाट, गैर जाट, एससी सीटों पर भी उसने शानदार प्रदर्शन किया है। शहरी ग्रामीण वोटर भी बीजेपी के साथ खड़े दिखे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह जीत के जश्न का माहौल है। परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के दो कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। तो बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह जीना ने। You are holding this road show for thanks to all the voters. How do you see your victory? मैं लाडवा के सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद लाडवा के लोगों ने दिया है, आप देख रहे हैं। मैं 4 बजे से रोड के ऊपर हूं और लोगों का जो आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। मैं दिल से लाडवा के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े भारी जीत से उन्होंने कमल का फूल यहां से खिलाया है। मोदी जी की नीतियों के ऊपर आज हरियाणा के लोगों ने मुहर लगाई है। मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो एक नया हरियाणा, नया भारत बनाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, उसके ऊपर मुहर हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार आपको टाइम बहुत कम मिला। जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। आपको टाइम बड़ा कम मिला, लेकिन आपने हमेशा कहा कि मैं बहुत काम करना चाहता हूं। नॉन स्टॉप हरियाणा चलाया मैंने, तो कैसे देखते हैं उसको? आपको लगता है लोगों ने एक्सेप्ट किया? बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। जितना काम किया है उसके ऊपर मुहर लगी है। ऐतिहासिक जीत मोदी जी की नीतियों को दी है। क्रेडिट किसको दे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को और प्रधानमंत्री जी के कार्य को ये सारा का सारा क्रेडिट हम देते हैं। जो उन्होंने जबरदस्त तरीके से हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरते हुए, और हमारी सरकार ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो भेदभाव, क्षेत्रवाद का, परिवारवाद का जो बढ़ता जाता था, उसके ऊपर हमने विराम लगाया है। वहीं कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। नवीन जिंदल जी हैं जो कि सांसद है कुरुक्षेत्र से बीजेपी के। नवीन जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। आपकी मां ने एक बड़े मार्जिन से जो है जीत हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी मां की जीत, सावित्री जिंदल जी की जीत हिसार से, हिसार की जनता की जीत है। और हिसार की जनता ने उनका ये चुनाव लड़ा और हमें अपनी मां पर बहुत गर्व है। तो मां का तो समर्थन होगा ही अब नायब सिंह सैनी के लिए। ये हमारी मां नेता है। हमारी मां डिसाइड करेंगी किसको क्या समर्थन करेंगी वो। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आप लंबे समय तक कांग्रेस के साथ में आप रहे हैं सर, किस तरीके से आप देखते हैं? अभी कांग्रेस के नेताओं का बयान आया है कि ईवीएम में और स्लो कर दिया गया, स्लो कर दिया गया मतगणना को, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सब बातें हास्यास्पद हैं, क्योंकि जहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, बहुत सी सीटों पे कांग्रेस भी जीती है, वहाँ पर तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जहाँ पर हार रही है वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन कर रही है। आप समझते हैं कि हरियाणा के नतीजों का असर महाराष्ट्र, दिल्ली के भी चुनावों पर भी पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा जो है एक ट्रेंड सेटर है। हरियाणा एक ट्रेंड सेटर है, और हरियाणा के लोग सिर्फ हरियाणा में नहीं हैं। हरियाणा के लोग दिल्ली में भरे हुए हैं, हरियाणा के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, हरियाणा के लोग पूरे देश में हैं, और वो पूरे देश की राजनीति को वो इम्पैक्ट करते हैं।
सर बहुत सारे नेताओं के भी बयान आ गए, जलेबियां भी बट गई, खा लिया जलेबियां, हमने और खाई जलेबी। केजरीवाल जी का भी बयान आया। जलेबी नारंगी रंग की होती है किस बीजेपी तरीके से की। देखते हैं? तो जलेबियां जो है, कोई मीठा ज़्यादा खाना, तला हुआ खाना, मीठा खाना, मैं तो इसकी मैं राय नहीं देता। और जो लोग इसकी राय देते हैं उनका अपना हाल देख लिया क्या हुआ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है। हर जगह जश्न का माहौल है। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला से बात की हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने। मेरे साथ हैं उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने ये इलेक्शन जीता, न सिर्फ इसकी पार्टी ने बल्कि खुद 2 जगहों से जीता, और उम्मीद यह है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, जो फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही अनाउंस की। उमर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया नज़ीर। तो आप बताएं कि आपको तवक्का थी कि इतनी सीटों की हमें उम्मीद नहीं थी। हमें मालूम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है हमारा जो मैनिफेस्टो लोगों ने पसंद किया, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे थे, लेकिन हाल ही में जो बारामूला के पार्लिमानी मतलब इलेक्शन में जो मेरा हाल हुआ, उसके बाद थोड़ी सी घबराहट तो रही। तो लास्ट मोमेंट पे आप थे, अननर्व ही थे, या आपको लग रहा था कि आप? नहीं, मैं काफ़ी अननर्व था। इतना आसान नहीं होता इलेक्शन लड़ना, और वो भी इतनी बड़ी हार के बाद। बेशक। तो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सीटें मिली हैं, और कहीं इंडिपेंडेंट जो NC के मेंबर अभी भी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ा, वो भी आपके साथ देखना ये हो जाता है बदकिस्मती से। कुछ सीटों में कहीं गड़बड़ हुई, कहीं अलायंस के वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। अब चलिए, जो बाहर से लड़के कामयाब हुए, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो हम ज़रूर उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहेंगे। तो जो ही आप हुकूमत बनाएंगे तो आपका पहला क्या होगा, जो आपकी प्रायोरिटी? मैं फ़िलहाल इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं हुकूमत बना नहीं रहा हूं फ़िलहाल। अभी तो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग होनी है, लेजिस्लेटिव पार्टी को अपना लीडर चुनना है, फिर अलायंस का लीडर होगा, वो राजभवन जाके फिर वहाँ क्लेम स्टेक करे, लेकिन हुकूमत हमारी होगी। बेशक। हमारा जो मुझे लगता है पहला कदम तो यही होना चाहिए कि हम मरकज़ से रियासत का दर्जा वापस मांगें, जो कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा है, कि बार-बार कहा है। बीजेपी की तरफ से बार-बार ये कहा गया था कि 3 स्टेप्स, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी कर दिया, इलेक्शन भी कर दिए, अब स्टेटहुड बाकी है। तो इसमें बड़ा एक था कि 5 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर हंग असेंबली आई तो वो तो बिल्कुल टिल्टी। अब हंग असेंबली है नहीं। अब मेरी मोतबाना गुजारिश बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से होगी, इस चीज़ को मत छेड़िए, खामखा अदालत में लड़ाई बनेगी। अब जब इन 5 के साथ भी बीजेपी की हुकूमत नहीं बन सकती, तो क्यों खामखा एक झगड़ा छेड़ना? तो आप कहते हैं ऑन एड ऑफ एडवाइस, जिस तरह जगह जगह होता है। बेशक। अब जब प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, प्रणब मुखर्जी साहब ने कांग्रेस के नुमाइंदे तो नहीं चुने ना। बेशक। मोदी साहब ने जो सुझाव दिया उसके बुनियाद पे राष्ट्रपति ने काम किया। इसी तरह गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट अपना अपनी राय LG साहब को दें और उस पर एक्शन हो। तो जाहिर सी बात, इलेक्शन अब ख़त्म हुई है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्योंकि सेंटर के साथ आपके जो रिलेशंस कैसे हैं? सेंटर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना ये जम्मू कश्मीर की मजबूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरत है। और क्योंकि सुरक्षा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अब मैं तफसील में अभी जा नहीं सकता हूँ, लेकिन अब 5 साल तक तो इलेक्शन नहीं है ना, 4.5 साल में पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे। आज से क्या झगड़ा करना? कम से कम अगर वज़ीर आज़म साहब ने भी बार बार कहा है कि वो जम्मू कश्मीर को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, तो मिल के करेंगे। साहब, आपने मुझे इंटरव्यू में कहा, जब आपने कैंपेनिंग शुरू भी नहीं की, तो कहा कि ये जो इलेक्शन है, जब ये आप जीतेंगे तो पहला काम जो होगा वो एक रेजोल्यूशन होगा असेंबली में। वो असेंबली आने दीजिए तो ज़रूर इस पे बात होगी। तो आज अली मोहम्मद सागर साहब ने भी कहा वो तो हमारा वादा है, तो हम निभाएंगे, हम करेंगे। और वैसे भी मैंडेट तो वही है ना कि रिजेक्शन है। अगर लोगों ने बीजेपी की सियासत को एक्सेप्ट किया होता, आज उनकी हुकूमत होती। लेकिन चलिए, वो बात हम तब करेंगे जब हमारी असेंबली बैठेगी। जी, लेकिन जम्मू में जो बीजेपी को सीटें आई तो कांग्रेस ने भी कोई वहाँ से सीट नहीं ली, तो जम्मू के साथ जो उनकी रिप्रेजेंटेशन को कैसे आप यकीन बनाओगे? वो यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जम्मू जाएं और जम्मू के लोगों के साथ एक रिश्ता बनाएं।
मैं मानता हूँ कि जम्मू मतलब जो निचला बेल्ट है जम्मू का, उनका नुमाइंदा इस अलायंस में है नहीं, माँ सिवाय एक चौधरी सुरिंदर जो नौशहरा से इलेक्शन जीते। लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ कार्रवाई करनी होगी ताकि उनकी आवाज़ भी हुकूमत तक पहुँचे। तो आखिरी क्या होगा, क्योंकि आपने इतनी रिसाउंडिंग जो 77 के बाद इतनी कश्मीर में किसी ने इस तरह स्वीप इलेक्शन नहीं किया था एक वक्त पे, अब हम उम्मीद नहीं कर रहे थे और मेरे पास अल्फाज नहीं है जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करके मैं वोटरों का शुक्रिया करूं। लेकिन मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूं, न सिर्फ उनका जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया, लेकिन उन सब का जिन्होंने बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया, चाहे वो वोट कहीं भी गया हो। उन्होंने वो बाहर आए, उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, अपनी आवाज़ बुलंद की। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस आवाज़ को लेके उनके उम्मीदों पे उतर आएं। और अगली खबर महाराष्ट्र से। मंगलवार को मुंबई में महाडा बोर्ड ने 2030 फ्लैट्स के लिए कंप्यूटर से लॉटरी निकाली, जिसमें सबसे ज्यादा 48,000 आवेदन निम्न वर्ग के लिए आए हैं। महाराष्ट्र सरकार और महाडा की ये पहली मुंबई वालों को सस्ते घर देने के लिए है पहल। महाडा की इस पहल ने मुंबई के आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। भाग्यवान विजेते आपण पाहत आहात। 8 साल बाद जयश्री होटकर का अब मायानगरी मुंबई में खुद का अपना मकान होगा, क्योंकि उनकी लॉटरी लग गई है। काम के लिए उन्हें अब रोजाना तितवाला से बांद्रा नहीं जाना पड़ेगा। मेरी 2005 में शादी हुई थी, तभी से मेरा मुंबई में घर का सपना है। और मैं 9 साल हुए म्हाडा में, और 8 साल तक मैंने टिटवाला से शहाड़ में रहती थी, मैं वहाँ से ट्रैवल किया। और अभी 1 साल पहले मुझे स्टाफ क्वार्टर मिला है दादर में, लेकिन वो तो कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा। तो मुंबई में खुद का घर चाहिए, वो बहुत बड़ा मतलब सपना था, और अभी आज वो पूरा हो गया। 70 साल के संजय राजपूत की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। म्हाडा में न सिर्फ उनकी बल्कि पुलवामा में शहीद हुए उनके भाई के परिवार की भी लॉटरी लगी है। एक सपना था कि मम्मी के साथ यहाँ पे फ्लैट में जाके रहना। अभी तक चाल में रहते थे, अभी फ्लैट में रहेंगे। म्हाडा का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरे भाभी जो है सुषमा संजय सिंह राजपूत, जो हमारे भैया पुलवामा में शहीद हुए, उनको भी डीएफ कैटेगरी में लगा है। तो उसके लिए फिर से एक बार मैं म्हाडा का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे ने कहा कि म्हाडा का मकसद आम जनता को सस्ते और टिकाऊ घर दिलवाना है। देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब ने शपथ ली थी, तब उसके बाद उन्होंने बोला था कि इस भारत देश में हर नागरिक का अपना खुद का घर होना चाहिए। कोल्हापुर का ही आप देखेंगे तो वहाँ पे हम आज रे नगर में करीबन 30,000 घर बना रहे हैं, जिसमें से 15,000 ऑलरेडी डिलीवर किए, 15,000 हम मार्च तक डिलीवर करने वाले हैं। म्हाडा की लॉटरी के लिए बेहद निम्न आय वर्ग में 359 फ्लैट्स के लिए 47,134 आवेदन आए थे। निम्न आय समूह में 627 फ्लैट्स के लिए 48,762 आवेदन आए। वहीं 11,461 आवेदकों ने मध्यम आय वर्ग के 768 मकानों की अर्जी दी थी और उच्च आय वर्ग में 776 फ्लैट्स के लिए 6,454 आवेदन मिले। पिछले साल के मुकाबले म्हाडा की इस साल की लॉटरी में 44% ज्यादा आवेदन मिले। घर के लिए लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए म्हाडा मुंबई समेत अन्य शहरों में भी जल्द लॉटरी निकालेगी। पिछले 1 साल में ये मुंबई बोर्ड की दूसरी लॉटरी हम कर रहे हैं। पिछले बार जो अगस्त महीना में लॉटरी हुई थी, उसमें करीबन 4,000 घर हमने लॉटरी में दिया था, जिसके लिए करीबन 1,20,000 अर्ज अपने पास आई थी एप्लीकेशन। और इस बार 2030 घर होने के बावजूद करीबन 1,40,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, और जिसमें करीबन 1,13,000 लोगों ने इसका EMD भरा और आज उनकी लॉटरी की गई है। म्हाडा ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि ये जो लॉटरी पहले 2 साल में एक बार होता था या 3 साल में एक बार होता था, वैसे न करते हुए साल भर में कम से कम हर एक बोर्ड की 1 या 2 लॉटरी होनी चाहिए, और इसकी एक रोटेशन, ताकि लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं लॉटरी का एक प्रक्रिया में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। म्हाडा द्वारा आज 2030 घरों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें 1,34,000 यानी पिछले साल के मुकाबले 44% से ज़्यादा आवेदकों ने आवेदन पत्र डाला हुआ था। हालांकि इस बार इन 2030 घरों के लिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। देखना ये होगा कि म्हाडा द्वारा एक और, जहाँ मुंबई में अगले साल दोबारा फिर लॉटरी निकाली जाने वाली है, वहीं महाराष्ट्र के दूसरे इलाके जिसमें कोकण, संभाजी नगर और तमाम वो बड़े इलाके शामिल है, वहाँ पर भी इस प्रकार म्हाडा द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि हर एक उस व्यक्ति का खुद का आशियाना हो जो वो पिछले कई सालों से चाह रहा है।
मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। पंडालों में भक्तों की भीड़ है। अलग अलग थीम के पंडाल बनाए गए हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कोलकाता के एक ऐसे ही पंडालों में हम बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। कोलकाता के जो दुर्गा पूजा है वहाँ पे जो आर्ट वर्क है और कैसे उस आर्ट वर्क को पब्लिक के सामने रखा जाता है, उसी का एक तस्वीर आपको यहाँ देख रहे हैं। भीड़ आना शुरू हो चुका है, लेकिन ये है जगत मुखर्जी पार्क का पूजा, जहाँ पे कोलकाता मेट्रो का एक रेप्लिका बनाया गया है और इसका मैसेज ये है कि मेट्रो एक क्लीन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है और गंगा के साथ जो पोल्यूशन हो रहा है उसे बैटल करना कितना जरूरी है, उसी तरीके का मैसेज यहाँ पे दिया गया है पोल्यूशन को लेकर। और क्लीन ट्रांसपोर्ट का एक थीम है, इसलिए कोलकाता का जो अंडर वाटर मेट्रो है उसी का एक रेप्लिका बनाया गया है। और जैसे आप जानते हैं, इन सारे जो इंटरेस्टिंग थीम्स की हम बात कर रहे हैं, इसी थीम्स को लेकर यहाँ पे दुर्गा पूजा कोलकाता में मनाया जा रहा है। हम हैं जगत मुखर्जी पार्क में और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है उनसे बात करेंगे। आपका ये थीम क्या है? आपने बता रहे, एक तो मेट्रो बनाया है बाहर आपने, लेकिन यहाँ पे भी आप बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे थे। देखिए, इसमें दो चीज है। एक तो पहली बात है मेट्रो, जो 40 इयर्स 4 डिकेड कलकत्ता को एक क्लीन ट्रांसपोर्ट दे रहा है और अभी 2 सिटी को उसको जोड़ रहा है, जो हावड़ा है, कलकत्ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाहर गंगा है, जो गंगा मैया है, जिसको हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि वो गंगा हमको वाटर देता है और इसमें हम लोग का जो ड्रिंकिंग वाटर है गंगा से मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। लेकिन आज वो पोल्यूशन का दलदल में पूरा डूबा हुआ है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जो प्लास्टिक्स है, जो टॉक्सिक पॉल्यूशंस है, वो इतना ज़्यादा हो गया गंगा जी में, तो हम लोग उसको इधर में दिखाया। पेड़ पौधे रेजुविनेशन को थीम से जुड़े हुए एक और पूजा में हम पहुंच गए हैं। यह है लाला बागान नवांकुर का पूजा और इस पूजा को आप देख सकते हैं कैसे नए जीवन, नए पेड़ लगाने का एक संदेश लेकर यहाँ पे एक पंडाल को क्रिएट किया गया है। नए पेड़ से जो सैपलिंग होता है उससे बनाया गया है और ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण पूजा का मैसेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे नए पेड़ लगाए गया है यहाँ पे। और हम यहाँ पे जो आर्टिस्ट है इस पंडाल के, उनसे बात करेंगे। आप बताइए आपका नाम और ये जो पंडाल आप बनाए हैं इसमें क्या मैसेज देने की आपने कोशिश की है? पेड़ लगाना ज़रूरी है, लेकिन हम तो ये सब जानते हैं, कोई नहीं करता है। साल में एक बार ही करता है, जब एनवायरनमेंट डे आता है, बच्चा का किताब में स्टोरी लिखने के लिए रह जाता है। सब लोग बोलता है गाछ लगाओ, प्राण बचाओ, लेकिन हम लोग ये मैसेज देना चाह रहा है, जो गाछ को अपना संतान की तरह पालन कीजिए, तब जाके नया जनरेशन एक सुंदर एनवायरनमेंट मिलेगा, सुस्त रहेगा। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता के लाला बागान नवांकुर पूजा पंडाल से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां दुर्गा को समर्पित एक गरबा गीत आवती कलाया लिखा है। पीएम मोदी ने इस गीत को सोमवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किया। पीएम मोदी ने गीत साझा करते हुए कहा, मां से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इस गीत की मधुर प्रस्तुति के लिए पीएम ने गायिका पूर्वा मंत्री का आभार जताया है। पूर्वा मंत्री से बात की हमारे सहयोगी ने, क्या कुछ कहा उन्होंने वो सुनिए। प्रधानमंत्री ने दिए हुए गाने पर परफॉर्मेंस करने के बाद रिएक्शन कैसा है आपका? आवती कलाया बहुत पावरफुल सॉन्ग है, माता जी का सॉन्ग है और रिएक्शन पूरे देश भर से बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मेरी आवाज आवती कलाया में रखी गई है। तो मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर, पीएम सर, श्री नरेंद्र मोदी जी सर, थैंक यू सो मच मेरी आवाज को ओके बोलने के लिए क्योंकि देश भर में इस गाने ने धूम मचा दी है और मेरी आवाज पूरे देश भर में इंटरनेशनली पहुंच चुकी है। सो थैंक यू सो मच। और अगली खबर मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई। दिल्ली में सोमवार को 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। इसमें फिल्मों से जुड़े लोगों को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा।
दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीतने वाले कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि माई लाइफ इज नॉट ए ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है। आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था, तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? हर चीज में क्यों तकलीफ? बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। इसके अलावा बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में मलयाली फिल्म आटम द प्ले को, बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए कंतारा को, बेस्ट कन्नड़ा फिल्म KGF चैप्टर 2 को, बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर को, बेस्ट तमिल फिल्म मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन 1 को और बेस्ट तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मैं बहुत खुश हूँ। भारत के राष्ट्रपति से सम्मान पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है। अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला फिल्म कंतारा के लिए। नित्या मेनन और मानसी पारिक ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड साझा किया। नित्या को फिल्म थिरुचित्राम्बलम के लिए और मानसी को कच एक्सप्रेस के लिए अवार्ड मिला। अभिनेता पवन मल्होत्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फौजा के लिए और नीना गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया। वहीं मनोज बाजपेयी को फिल्म गुलमोहर के लिए स्पेशल मेंशन अवार्ड से नवाजा गया। मुझे हमेशा लगता रहा कि जिस तरह की फिल्म गुलमोहर है, इसको वो मकाम अभी तक हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए। और उसी समय, ठीक उसी समय ऐसी खबर मिलती है कि गुलमोहर को 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। तो इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती थी हम सब लोगों के लिए। I've been working for a very long time, 10-15 years now, so this is a celebration for me and it's a validation of all the work that I've done until now. So no responsibilities, just happiness. I'm thankful to God. ईश्वर की बहुत धन्यवाद ईश्वर को देता हूँ। ईश्वर की कृपा है, बहुत कृपा है। एंड और आपका जब काम सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे भाग मिल्खा में बोलते हैं ना, पीठ पे थपथपी, पैट ऑन योर बैक। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज पैट ऑन योर बैक। सो आशा करता हूँ कि अच्छा काम मिलता रहेगा और मैं अपनी ईमानदारी से आगे भी काम करता रहूँगा। हमारा मोटिव वही होता है कि एक फिल्म करते हैं तो लोगों को वो पसंद आना चाहिए, सोसाइटी में कुछ बदलाव लेना चाहिए। हर बार वही एफर्ट में हम फिल्म करते हैं, सो लोगों को पसंद आया, वो लोगों ने इतना सारा बड़ा स्केल में लेके आए हैं। सो थैंक यू कहना चाहता हूँ। दैट्स इट। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया सूरज बारजात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए। संगीतकार AR रहमान को फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के बैकग्राउंड स्कोर के लिए, संगीतकार प्रीतम को फिल्म ब्रह्मास्त्र 1 के लिए और इसी फिल्म से गायक अरिजीत को गीत केसरिया के लिए अवार्ड से नवाजा गया। इस समारोह में 2022 तक रिलीज हुई फिल्मों को अवार्ड दिए गए हैं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट।